हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। माय नेम इज़ सीमा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। UPHESC कमीशन जो है उसके थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए इस वीडियो में हम आज सिलेबस डिस्कस करेंगे, साथ ही डिस्कस करेंगे कि किस यूनिट के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक ठीक रहेगी और किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था, जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे टॉपिक वाइज आपको कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं या कोई ऐसा टॉपिक है जिससे नहीं पूछे गए हैं, ये सब आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करें हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो कोड है वो 70 है और इसमें 10 यूनिट्स हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एंड सेकेंड इज पॉइंट ग्रुप। तो ये दो टॉपिक हैं इसमें। इस दो टॉपिक के साथ ही अगर हम बात करें इन टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए तो वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम, एलएस कपलिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, आयनिक रेडाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आप देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट इन, किसमें, NH4 NH3 और CH4 NH3 और वाटर, यानी कि मीथेन, अमोनिया और वाटर का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा था, ये 2 नंबर में पूछा गया था आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में। अच्छा, एक क्वेश्चन इजी पूछने से मतलब ये नहीं होता है कि पूरा पेपर ही बिल्कुल इजी हो गया। हर यूनिट जो 10 यूनिट दी हुई थी, 10 की 10 यूनिट से पेपर एक अच्छे से बनाया हुआ था, यानी कि हर यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हाइब्रिडाइजेशन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम अब डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन था, इन एरोमेटिक कंपाउंड कार्बन एटम हैविंग रिंग, कार्बन एटम्स फॉर्मिंग रिंग आर, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऑब्वियस है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है वो कार्बन जो रिंग फॉर्म कर रहा है एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन था हाइब्रिडाइजेशन से। उसके अलावा एक हाइब्रिडाइजेशन देने के बाद ये पूछा हुआ था कि इसका जो है शेप क्या होगी, शेप ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज, तो उसकी शेप पूछी थी कि वो तो ऑक्टाहेड्रल होगी, इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें, सिंपल ये कोऑर्डिनेशन का कौन सा क्वेश्चन हो जा रहा है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का ही है। द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन का भी हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ था, जैसे FeCl6 3 नेगेटिव एंड FeS2O6 3 पॉजिटिव आर रेस्पेक्टिवली। तो sp3d2 एंड sp3d2 ही होता है, तो ये इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जिसमें हाइब्रिडाइजेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, वो अभी देखते हैं कौन सा था। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो वो है टॉपिक, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ होमोन्यूक्लियर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड आयन एंड वेस्पर थ्योरी। तो एक क्वेश्चन था, विच मॉलिक्यूल हैज़ ए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल पूछा हुआ था स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर किसका है, तो बाकी सब तो टेट्राहेड्रल थे, एक ही था SF4, वही सबने टिक किया था, लेकिन वो भी नहीं होता है क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ना होकर उसका जो स्ट्रक्चर होता है सीसॉ होता है। ठीक है, सीसॉ इसका स्ट्रक्चर होता है, स्क्वायर प्लेनर कोई सा नहीं था। तो बाद में जब क्लेम करना था, क्लेम किया तो उसको डिलीट कर दिया गया था, सभी को उसके मार्क्स मिले थे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। देन उसके अलावा अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन था, विच विल हैव शॉर्टेस्ट ऑक्सीजन बॉन्ड लाइन। तो ऑक्सीजन बॉन्ड किस में शॉर्टेस्ट है भाई, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और O2। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था, ये पूछा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी सिमेट्री एलिमेंट की और पॉइंट ग्रुप की, तो इसमें पूछा हुआ था सिमेट्री एलिमेंट एंड पॉइंट ग्रुप फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो आपको कुछ सिंपल मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप याद करने होंगे, जैसे जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें PCl5 का पूछा था कि पॉइंट ग्रुप क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इट्स करेक्टर टेबल एंड इट्स एप्लीकेशन, सिमेट्री कंसिडरेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड सिमेट्री एस्पेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लिगेंड फील्ड थ्योरीज। तो इसमें सिंपल जो क्वेश्चन था वो था, मॉलिक्यूल ML6 बिलोंग टू ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप।
इट इज़ चेंज टू, यानी कि इसमें पहले एक लिगेंड चेंज करते हैं Ml5L- और दूसरा सिस Ml4 2L2-, तो दो लिगेंड चेंज किए गए हैं और सिस फॉर्म में है, तो द रिजल्टिंग पॉइंट ग्रुप आर, तो C4V और C2V पॉइंट ग्रुप निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन भी एक पूछा हुआ था पॉइंट ग्रुप से, तो पॉइंट ग्रुप से 2 क्वेश्चन थे, आई थिंक ये 2 क्वेश्चन थे। तो यानी कि देखिए इसमें देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो फर्स्ट यूनिट थे इसी से कई क्वेश्चन हो गए हैं जो पूछे गए थे आपके प्रीवियस पेपर में। बुक की बात करें तो बुक आप इसके लिए JD ली की बुक आप प्रेफर कर सकते हो, JD ली की बुक, JD ली की बुक आप इस यूनिट के लिए प्रेफर कर सकते हो। सेकंड यूनिट के लिए भी आप JD ली की बुक को ही रेफर कर सकते हो, ठीक है। सेकंड यूनिट में है केमिस्ट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसमें है जनरल डिस्कशन ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, स्पेशल फीचर ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर ऑफ देयर हैलाइड ऑक्साइड एटसेट्रा, polymorphism of carbon, phosphorus, sulfur, synthesis, property and structure of boron, carborane, borazine, silicate, carbide, silicons, phosphorus, sulfur nitrogen compound, peroxo compound of boron, carbon, sulfur, और ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, हेलोजन। तो ऑक्सी एसिड से क्वेश्चन था, हेलोजन का ऑक्सी एसिड से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो वो जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलिक एसिड इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो HFO3, HClO3, HiO3, HBrO3 था ऑप्शंस। इसमें से पूछा था कि हेलिक एसिड मोस्ट स्टेबल है, तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजन। हेलोजन से पूछा है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या सल्फर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अब अलावा अगर बात करें कार्बोरेन और बोरेन की, तो एक क्वेश्चन था, विच कार्बोरेन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद बोरेन B12H12 2-, तो पूछा था कि इस बोरेन के साथ कौन सा कार्बोरेन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे। अगर हम बात करें सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स की, तो उसमें से क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए इनफाइनाइट डबल चेन स्ट्रक्चर, तो ये था आपका सिलिकेट से क्वेश्चन। तो देखिए जो दिया हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो आपने देखा यहाँ से क्वेश्चंस कितने, 3 क्वेश्चंस, यानी कि इसी से 3 क्वेश्चंस अभी मैंने बता दिए। 3 क्वेश्चंस यानी कि 6 मार्क्स का आपको इसी टॉपिक से मैंने अभी तक बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा भी और क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर ऑफ N3P3Cl6, तो यहाँ से आप बोलिए 4 क्वेश्चन आपको बता दिए, तो 8 मार्क्स आपको यहीं से हो गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से हो गया है यूनिट। और उसके बाद अगर बात करें बायो इनऑर्गेनिक के, तो बायो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, 3 क्वेश्चन आई थिंक थे। एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब इसको आप बायो इनऑर्गेनिक का भी मान सकते हो, इसको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का भी काउंट कर सकते हो, लेकिन बायो इनऑर्गेनिक में अभी आप देखें कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वो होता है साइनोकोबाइलामीन, यानी कि विटामिन बी जो आपका होता है, विटामिन B12 होता है, तो वो जो होता है साइनोकोबाइलामीन होता है। बेसिकली हम यही आंसर लगाते हैं। आई थिंक GIC का प्री में भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, GIC प्री या फिर आश्रम पद्धति किसी के एक प्री में आया था, तो वहाँ भी साइनोकोबाइलामीन ही करना था विटामिन B12 का। लेकिन जो इन्होंने पूछा है कि प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, सबसे ज़्यादा था प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में जो होता है नेचुरल जो होता है उसको हम मेथिल कार्बालामीन बोलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था। इसके अलावा जो क्वेश्चन था, इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन द आयरन सेंटर अंडरगोज विच चेंज, तो आपको बताना था ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आएगा और स्पिन में क्या चेंज आएगा, लो स्पिन टू हाई स्पिन होगी और +3 to +2 जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन था वो भी था इसमें, वो आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, वो क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा है। एक और क्वेश्चन इसमें था, हाँ, बायोलॉजिकल सिस्टम द मेटल आयन इन्वॉल्व इन द डाईऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बिसाइड F इज, कौन सा होता है, तो ये भी एक क्वेश्चन से इसमें पूछा हुआ था। इसके लिए अगर हम बात करें JD ली की बुक आप फर्स्ट उसके लिए रेफर कर सकते हो, अदन बायो इनऑर्गेनिक के लिए आप उसकी बुक हुई की बुक आप देख सकते हो, और फर्स्ट जो है इसके लिए भी हुई की बुक आप देख सकते हो, केमिस्ट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए भी। अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो JD ली की बुक है, उससे भी आप कर सकते हो। देन बायो इनऑर्गेनिक के लिए अजय कुमार सर की बुक आती है, वो देख सकते हो, या हुई की बुक में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, केमिस्ट्री ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और लिगेंड फील्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इनके लिए आप अजय कुमार सर की जो बुक है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, वो आप रेफर कर सकते हो, काफ़ी ठीक रहेगी। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं
इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पूछा हुआ था क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर, क्या होते हैं, ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ KCN इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये एक जो क्वेश्चन था ये फर्स्ट यूनिट का हो सकता है, विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल आर ऑफ आइडेंटिकल शेप्स, तो ये एक आइडेंटिकल शेप से क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा अगर और क्वेश्चंस की बात करें, काफ़ी क्वेश्चंस है जो आपको पता है, ऑब्वियस है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं। द आयन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स T2Z ऑर्बिटल अंडर वीक लिगेंड फील्ड इज, तो इसमें कंपाउंड्स दिए होते हैं जैसे कॉपर 2, क्रोमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम 3+ स्टेट में, वेनेडियम 2 में, क्रोमियम 2+ और कॉपर 2+, तो इसमें बताना था कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसके अलावा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो कुछ कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स दिए होते हैं तो आपको बताना था कि अब कौन सा होता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनोमेटेलिक की, तो एक क्वेश्चन था विच ऑफ फॉलोइंग ओपे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, एक पॉइंट ग्रुप का आप लगा सकते हो। क्वेश्चन था CuNH3 होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयंस हो विच पॉइंट ग्रुप, तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है वो आपको बताना था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपके प्रीवियस एग्जाम में। एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर ड्यू टू DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन से कौन सा करण होता है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है ना, ट्रांजिशन भी दिए हुए हैं, तो DD ट्रांजिशन से कौन सा कलर होगा, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन, तो ये वाला था। तो ये आप जब देखोगे ना तो आपके जो टॉपिक में सब टॉपिक दिए हुए हैं उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसके लिए अजय कुमार सर की आप बुक रेफर कर सकते हो। अब बात करते हैं यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री से RS नॉमेनक्लेचर से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। ठीक है, SR और S जो था वो निकालना था। रिएक्शन मैकेनिज्म से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है हुआ, तो लेकिन इसमें जो था, देखिए आप बात करें, अच्छा पहले देख लेते हैं सिलेबस। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपका जनरल मेथड, नॉन काइनेटिक ऑफ स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, रिएक्शन इंटरमीडिएट, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इसे एज सच कोई रिएक्शन नहीं पूछी हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें कॉमन ऑर्गेनिक जो नेम रिएक्शन है, रिएक्शन और मैकेनिज्म है, उससे रीअरेंजमेंट से सिमेट्री रिएक्शन पूछी हुई थी, तो नेक्स्ट टाइम पॉसिबिलिटी है कि लोसन पूछ ले या फिर फेवोस्की पूछ ले, बैकमैन, हॉफमैन, कर्टियस, कुछ भी पूछी जा सकती है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन सिमेट्री रिएक्शन का आया है, तो जितनी भी रिएक्शंस दी हुई है ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर हम बात करें बुक की, तो इसके लिए जगदम्बा सिंह की जो बुक है वो बेस्ट रहेगी। ऑर्गेनिक की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है जगदम्बा सिंह की, वहाँ से उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा, देन उसमें जो है रिएक्शन मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा कंप्लीट। और ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बुक आती है जगदम्बा सिंह की, वो भी आप ले सकते हो। और ऑर्गेनिक सिंथेसिस से भी इसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार नहीं आया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम पॉसिबिलिटी है कि इससे क्वेश्चंस आपका पूछा जाए। यूनिट 5 में पेरीसाइक्लिक से क्वेश्चन पूछा गया था, और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सिंपल था, 3-3 शिफ्ट दी हुई थी, कॉप रीअरेंजमेंट कोलिजन रिएजेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट टाइम सिग्मा ट्रॉपिक पूछा जा सकता है, 1-3 शिफ्ट होगी, 1-5 शिफ्ट होगी, या साइक्लोडिशन 2+2 to 4+2 पूछा जा सकता है, क्योंकि 1-3 शिफ्ट पूछी गई है, या फिर इसी को घुमा के दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो पेरीसाइक्लिक से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें फोटोकेमिस्ट्री से, तो फोटोकेमिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे पैटर्नो-ब्यूची जो रिएक्शन है उससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सी रिएक्शंस होती है, देखो यहाँ पर दी हुई है, पैटर्नो-ब्यूची दी हुई है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। फोटो रिडक्शन दिया हुआ है, फोटो रिडक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। दैन उसके अलावा भी कई क्वेश्चन पूछे थे। जॉबलांस्की डायग्राम दिया हुआ है, और जॉबलांस्की डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। फोटोसेंटाइजेशन दिया हुआ है, फोटोसेंटाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो फोटोकेमिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर। कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक सिंपल क्वेश्चन था, अबव रिएक्शन इज नोन एज, तो वो पैटर्नो-ब्यूची रिएक्शन का एग्जाम्पल था। एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग द रिएक्शन मॉलिक्यूल ऑब्जर्विंग लाइट डू नॉट देमसेल्फ रिएक्ट बट इंड्यूस अदर मॉलिक्यूल टू रिएक्ट, ये सेंसिटाइज्ड जो वो था उससे क्वेश्चन था। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन इनर सिस्टम क्रॉसिंग ISC इज इन 12, तो इससे एक क्वेश्चन था। तो इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे फोटोकेमिस्ट्री से। तो फोटोकेमिस्ट्री और पेरीसाइक्लिक के लिए जगदम्बा सिंह की बुक आप रेफर कर सकते हो, आती है पेरीसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री की।
और एक और बुक आती है शायद एल्कन गुप्ता की आती है, आई डोंट थिंक, ये मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इसके लिए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और फोटोकेमिस्ट्री के लिए जगदम्बा सिंह की जो बुक आती है ना वो बेस्ट है। एरोमेटिसिटी की बात करें तो एरोमेटिसिटी जो आपकी जगदम्बा सिंह के लिए 4th यूनिट के लिए पढ़ोगे ना, तो उसी में आपको एरोमेटिसिटी भी मिल जाएगी। हेट्रोसाइक्लिक के लिए एज सच कोई बुक मुझे याद नहीं आ रही है, अगर आपको कोई पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लेकिन आप क्लेडन से इसे कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिट 6 की, तो यूनिट 6 में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है और सॉलिड है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखिए क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फ्यूल सेल दिया हुआ है, तो इसी से क्वेश्चन था, इन अपोलो मून लाइट यूज फ्यूल सेल इज, कौन सी फ्यूल सेल थी, एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें कॉन्सेंट्रेशन सेल दिया हुआ है विद और विदाउट ट्रांसफरेंस, तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल फंक्शन ईएमएफ ऑफ द सेल इंक्रीज डिक्रीज जीरो बिकम जीरो डज नॉट चेंज, ये इसके ऑप्शन थे, ये पूछा था। एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल इज रिलेटेड विद फ्री एनर्जी एज, तो ये क्वेश्चन पूछे हुए थे। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे हुए थे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस थे, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ रेडियो एक्टिव I-131 यूज इन थायराइड इमेज कंटेन, कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये पूछा था। स्टार्स, सन एंड स्टार्स गेट एनर्जी फ्रॉम, कहाँ से आता है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक जीएस में पूछा हुआ था, या तो जीआईसी का आश्रम पद्धति के एग्ज़ाम में था, या कोई से एग्ज़ाम था, या तो आश्रम पद्धति वाला था, या फिर हो सकता है जीआईसी वाला एग्ज़ाम हो, या दूसरा भी एग्ज़ाम हो सकता है, उसके जीएस में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड से क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्टॉकी और फ्रेंकल, तो इससे पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट शो फ्रेंकल डिफेक्ट, एग्जाम्पल दिए होते कि कौन सा फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं शो करता है। एक क्वेश्चन था, इफ द इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन वैकेंसी एग्जिस्ट इन ए क्रिस्टल दैट इज द डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टॉकी डिफेक्ट, तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था यहाँ पर, ये वाला वीडियो बताई थी कि सिमिट रिएक्शन से क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन था, द रिएक्शन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडियम एजाइड एंड कंसंट्रेशन H2SO4 इन वार्म कंडीशन प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमीन रिएक्शन इज नोन एज सिमिट रिएक्शन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और अगर हम बात करें 6 यूनिट की, 6 यूनिट के बाद जितना भी है आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसके लिए अगर हम बुक की बात करें तो PSP पूरी सलमान पठानिया आप रेफ़र कर सकते हो। अगर आप उससे नहीं पढ़ना चाहते हो तो BSc के लिए जो एस चांद की बुक आती है आप वो पढ़ सकते हो, वो काफ़ी अच्छी रहेंगी आपके लिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो डीपली नहीं है, बेसिक ही है, तो आप एस चांद की बुक से भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट 7 की, तो यूनिट 7 है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टॉपिक्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, जो फोटोकेमिस्ट्री है उसी से भी एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, द रिवर्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं। हिट्रोसाइक्लिक से एक क्वेश्चन था, हिट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन द अमीनो एसिड हिस्टिडीन इज क्या होती है, तो इमिडाजोल होती है, ये पूछा गया था। और हिट्रोसाइक्लिक से एक क्वेश्चन और था जो पूछा हुआ था, वो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज एज एंटीसेप्टिक। ठीक है, क्यूनोलिन, फ्यूरॉन, पिरिडीन, इमिडाजोल, ये वाला क्वेश्चन आपका उससे पूछा गया था। यानी कि हर सब टॉपिक से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपके पूछे ही गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें थर्मोडाइनेमिक्स की, तो थर्मोडाइनेमिक्स से न्यूमेरिकल भी पूछा था, द फ्री एनर्जी चेन डल जी फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस एट 57 डिग्री सेल्सियस फॉर चेंज इन फ्यूगोसिटी फ्रॉम 45 to 90 इज। ठीक है, एक ये था। एक क्वेश्चन था, द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एस 273 केल्विन एंड एट 1 atm प्रेशर इज, क्या होता है, तो ये भी पूछा हुआ था एक क्वेश्चन। इसके अलावा जो बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स का एक सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, वो पूछा हुआ था, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्शन डजेंट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सिंपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ पीरियड पूछा हुआ था, तो इससे क्वेश्चंस पूछा हुआ था। अगर हम बात करें एक्टिवेशन थ्योरी और कॉलिजन थ्योरी जो है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो कॉलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और बायोमोलिकुलर रिएक्शन। कॉलिजन तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच होगा, तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए ये होती है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात
करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट है चेन रिएक्शन एंड फोटोकेमिस्ट्री। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे हुए थे। स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनेमिक्स से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और यूनिट 3 की अगर 10 की बात करें, फास्ट रिएक्शन, नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडाइनेमिक्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिले थे देखने के लिए। मैक्रोमोलिक्यूल्स का अगर एक सिंपल से क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन था, द करेक्ट रिलेशन ऑफ Mn एंड MW4 नेचुरल पॉलीमर इज, ये पूछा था ऊपर हाइफन लगा के। मास एवरेज मॉलिकुलर मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास, द टू आर इक्वल व्हेन द सिस्टम इज मोनोडाइपर्स, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपका कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं था 10 की 10 यूनिट में, मतलब कोई सी भी ऐसी यूनिट नहीं थी जिससे क्वेश्चन ना पूछा गया। तो आप चाहे ऐसा नहीं कर सकते हो कि 2 यूनिट छोड़ के 3 यूनिट छोड़ दें, क्योंकि नहीं पता है कि किस यूनिट से किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो जो इसमें दी हुई है लाइन बाय लाइन, जैसे कि अगर हम मॉलिकुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें, नंबर एवरेज, वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट्स, काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो ये आपको एक बार अच्छे से पढ़ना ही होगा। बेसिक ही पढ़ लीजिए, लेकिन ये पढ़ ले जो आप क्वेश्चन आए तो आप उसको एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि क्वेश्चन का आंसर क्या है और क्या हो सकता है, तो वो आप लगा के आए। तो इस वीडियो में आज हमने सिलेबस डिस्कस किया, उसके लिए कौन से बुक आप रेफ़र कर सकते हो वो दिया। अगर हम बात करें लास्ट में प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए आप यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है वो आप देख सकते हो। तो यूथ की जो बुक है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो नहीं आती है, लेकिन जो लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके यूपी पीसीएस के, वो आपको मिल जाएंगे। जीआईसी के लिए जो बुक निकाली थी यूथ पब्लिकेशन ने, जीआईसी के लिए जो बुक निकाली थी उसमें जीआईसी के पीवाईक्यूज़ हैं, कुछ पीजीटी के पीवाईक्यूज़ हैं, और कुछ जो पीवाईक्यू हैं वो यूपी पीसीएस वाले भी हैं। तो वो आप देख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए लास्ट ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ है, आश्रम पद्धति का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री, और इसके अलावा जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ है, इसके अलावा जो यूपी HESC वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, एंड देन इसके बाद पॉलीटेक्निक वाला जो भी एग्ज़ाम हुआ है, इन सब के जो पेपर्स हैं आप एज ए रेफरेंस देख सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो। साथ ही सिलेबस को आपको ध्यान रखना है। सिलेबस का जो है आपको प्रिंट निकाल लेना है, प्रिंट निकाल लीजिए, और जहाँ आप पढ़ाई करते हो आप जो आपका स्टडी टेबल है वहाँ पर आप उसको पेस्ट कर लीजिए। दैन उसके बाद ट्राई कीजिए कि एक एक यूनिट आप उसकी तैयार करें, क्योंकि हर यूनिट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर एग्जाम में, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी पूछे गए। पिछले साल का जो पेपर है वो अपने पास रखिए रेफरेंस के लिए, आपको पता लगे कि हाँ हर टॉपिक से कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें उपकार की जो बुक आती है, उपकार पब्लिकेशन की जो बुक पहले नेट के लिए आती थी, तो वो वाली बुक भी आप ले सकते हो। उससे जो आप है प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें काफ़ी पीछे जो प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स दी होती है, चैप्टर के लास्ट में भी दी होती हैं, तो वो आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही जीएस पे भी आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है। आपने देखा भी होगा क्वेश्चन के लेवल से कि जो ये क्वेश्चन होते हैं मोर और लेस देन सभी इक्वल कर देते हैं। सब्जेक्ट का जो मेन खेल होता है वो जीएस का होता है, तो जीएस का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही में 1 से 2 घंटे आपको रोज़ जीएस का भी देने हैं, तो उससे क्या होगा कि जीएस में भी आपको अच्छा स्कोर कर लोगे। तो आप अपना जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्ज़ाम में ही आप पक्का कर लीजिए इन द सेंस है कि आपके रिटन एग्ज़ाम में एटलीस्ट आपके 75+ जो मार्क्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपके ठीक हों, सो डैट कि आपको इंटरव्यू के लिए ज़्यादा प्रेशराइज ना रहे, और उसमें क्या कहते हैं आपको ज़्यादा बर्डन ना लेना पड़े या टेंशन ना हो। 75+ मैं भी बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम आया था वो अच्छा खासा मतलब वो था, ठीक था, इजी था, इतना टफेस्ट एग्ज़ाम का पेपर नहीं था। जीएस के ऊपर डिपेंड था कि कितना है कितना नहीं कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम होने से पहले तो कट ऑफ खैर नहीं बता सकते, ऐसा तो नहीं है कि पेपर का लेवल टफ आ गया और उसमें भी 75 तक बोले, वो डिपेंड करता है। लेकिन एक टारगेट बना के आप अभी से क्या चल रहे हो, आप अभी से टारगेट बना कीजिए 75+ आप ठीक कर दो। तो आप जीएस पे भी ध्यान दीजिए और आपके सब्जेक्ट जो हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।